यस, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए जी, तो अपना रिवीजन लेक्चर आगे कंटिन्यू करते हैं। आज है हमारा लेक्चर नंबर 18, आई थिंक 18 ही है, जो सा मर्जी कर लो, चलो जो भी है 18 ही है शायद, ठीक है 18 नहीं, हाँ 18 है, ठीक है। तो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, शेड्यूल 3। इसमें मेनली आपको ना 3 चीज़ें देखनी है। पहला तो आपको देखना है टॉपिक ऑफ शेड्यूल 3, जिसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनानी है वो देखना आपको, ठीक है, क्या फॉर्मेट वगैरह रहेगा, ठीक है। कुछ इसके नोट्स होते हैं, नोट्स, वो नोट्स देखना है आपको। हर नोट्स पे कहीं ना कहीं डिस्क्लोजर का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और एक आपको टॉपिक पढ़ना है मैनेजीरियल रेम्यूनरेशन, मैनेजीरियल रेम्यूनरेशन, इस पर अलग से क्वेश्चन आ जाता है 5 नंबर में, ठीक है। तो पहले मैं आपको एमआर का क्वेश्चन करा रहा हूँ, हाँ वो इसमें निकलती है एमआर में, ठीक है। तो पहले ये प्रोविजन देखते हैं एमआर का क्या कहता है, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। इसमें ना बहुत सारी चीज़ें दे रही है, तो इतना कुछ आप नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एमआर मैनेजीरियल रेम्यूनरेशन के लिए सेक्शन कौन सा लगता है कंपनी लॉ का? कंपनी लॉ का सेक्शन 197 है, 197 है। 197 बोलता है कि कितनी मैक्सिमम एमआर आप दे सकते हो। एक कंपनी मैनेजीरियल रेम्यूनरेशन मैक्सिमम कितनी दे सकता है? 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी अपने नेट प्रॉफिट का मैक्सिमम 11% ही मैनेजीरियल रेम्यूनरेशन बांट सकती है। मैनेजीरियल रेम्यूनरेशन क्या होगा? डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन वगैरह देना, ठीक है। ये तो हो गया उस केस में अगर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। लेकिन अगर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, लॉस में चल रही है, या कंपनी के पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट है, तो उस केस में उन्हें शेड्यूल 5 को फॉलो करना पड़ता है टू डिस्ट्रीब्यूट एमआर, ठीक है। तो ये दोनों लिमिट्स को देखते हैं एक बार, देखो। द कंपनी इन जनरल मीटिंग विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज द पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन एक्सीडिंग, यहां पढ़ो, एज पर 197 ऑफ द कंपनीज एक्ट, टोटल एमआर पेबल बाय अ पब्लिक कंपनी, अच्छा पेबल बाय अ पब्लिक कंपनी की बात हो रही है, टू इट्स डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, इट्स मैनेजर, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर शुड नॉट एक्सीड 11% of the net profit of the company for that financial year computed in the manner laid down under section 198 except that the remuneration of director should not be deducted from the gross profit। क्या कह रहा है वो? सेक्शन 197 कहता है कि पब्लिक कंपनी मैक्सिमम रेम्यूनरेशन टू इट्स डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, इनको जो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन दे सकती है वो अपने नेट प्रॉफिट का 11% ही दे सकती है। अब ये नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? इसके लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया है गिवन अंडर सेक्शन 198 कि 198 का क्राइटेरिया के हिसाब से हमें प्रॉफिट वो निकालना है। और इन प्रॉफिट्स में जो रेम्यूनरेशन आप दे रहे हो वो डिडक्ट नहीं होगी, ठीक है, ओके। क्या कंपनी इस लिमिट को बढ़ा सकती है? यस, कंपनी एक जनरल मीटिंग बुला के रेजोल्यूशन पास करके और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अप्रूवल लेकर, कुछ फॉर्म फाइल करना पड़ता है विद एमसीए, फॉर्म फाइल कर इस लिमिट को 11% से एक्सीड करा सकती है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 की लिमिट क्या है? मैक्सिमम कैपिंग दे रही है, उससे ऊपर नहीं जा सकती। मैक्सिमम कैपिंग दे रही है, उससे ऊपर नहीं जा सकती, ठीक है। तो एक आपका ओवरऑल लिमिट कितनी है? आप कह सकते हो कि सर ओवरऑल लिमिट जो है मेरी वो कितनी है? 11% है ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अब इसमें क्या होता है, फिर इंडिविजुअल लिमिट्स भी बनी हुई है, मैक्सिमम 11% है। अब इसमें क्या होता है कि अगर मान लो रेम्यूनरेशन पेबल टू एनी वन मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर शुड नॉट एक्सीड 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। वो कह रहा है एक मैनेजिंग डायरेक्टर को या होल टाइम डायरेक्टर को या मैनेजर को आप 5% से ज़्यादा रेम्यूनरेशन नहीं दे सकते। भाई 11% की तो लिमिट है, लेकिन ऐसा ना हो कि 11% आपने अकेले एक एमडी को ही दे दी। एक अकेले एमडी को तुम 5% से ज़्यादा रेम्यूनरेशन नहीं दे सकते। इफ देर आर मोर देन वन सच डायरेक्टर, जहां एक से ज़्यादा एमडी वगैरह हैं, तो रेम्यूनरेशन शुड नॉट एक्सीड
10% ऑफ द नेट प्रॉफिट टू ऑल सच डायरेक्टर्स एंड मैनेजर टेकन टुगेदर। जहां पर एक से ज़्यादा एमडी है, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर है, सबकी मिलाकर 10% से ऊपर नहीं हो सकती। ठीक है, याद रखनी पड़ेगी थोड़ी लिमिट्स आपको। ठीक है कि सर मैक्सिमम सबकी मिलाकर लिमिट कितनी है, 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट। लेकिन अगर अकेला एमडी आपके पास, या अकेला एक होल टाइम डायरेक्टर है, या अकेला एक मैनेजर आपके पास, तो 5%। अगर एक से ज़्यादा एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर वगैरह, तो सबकी मिलाकर 10% से ऊपर नहीं हो सकती। ठीक है, रेम्यूनरेशन पेबल टू डायरेक्टर हु आर नाइदर एमडी नॉर होल टाइम डायरेक्टर। कोई ऐसा डायरेक्टर है जो ना तो एमडी है ना होल टाइम डायरेक्टर है, शुड नॉट एक्सीड 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इफ देयर इज अ मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, और 3% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इन एनी अदर केस। मतलब वो कह रहा है कोई ऐसा डायरेक्टर है जो कि एमडी, होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, तो उस अकेले बंदे की जो रेम्यूनरेशन है, अकेले बंदे की सारे डायरेक्टर्स की मिलकर जो रेम्यूनरेशन है वो 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं हो सकती अगर कंपनी के पास एमडी और होल टाइम डायरेक्टर है तो। नहीं समझे? वो कह रहा है कि अगर कोई डायरेक्टर ऐसा है, मैं मान लो 5 डायरेक्टर हैं, ठीक है, 5 में से 4 तो अदर है और एक एमडी है। ठीक है, एक अकेले एमडी की तो 5% बोल दी उन्होंने। ठीक है, वो कह रहा है इन चारों की मिलाकर कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट हो सकती है, क्योंकि इस कंपनी के पास ऑलरेडी एमडी है। जिस कंपनी के पास कोई एमडी नहीं है तो उनके डायरेक्टर्स की जो रेम्यूनरेशन है, अदर डायरेक्टर्स की जो रेम्यूनरेशन है वो 3% से ऊपर नहीं हो सकती। समझ में आ गया पॉइंट? ठीक है, अब रेम्यूनरेशन पेबल टू द कंपनी हैविंग प्रॉफिट। अगर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है तो वो हम 197 की लिमिट को फॉलो करेंगे। अगर कंपनी नो प्रॉफिट मेकिंग है या फिर कम प्रॉफिट है उसके पास, तो हमें क्या करना पड़ेगा, शेड्यूल बी को फॉलो करना पड़ेगा, शेड्यूल 5 को फॉलो करना पड़ेगा। शेड्यूल 5 कहता है इफेक्टिव कैपिटल। इफेक्टिव कैपिटल अगर आपकी नेगेटिव है या लेस देन 5 करोड़ है तो आपकी ईयरली रेम्यूनरेशन, सारे डायरेक्टर्स को मिलाकर आप ईयरली रेम्यूनरेशन कितनी दे सकते हो, 60 लाख रुपए। अगर आपकी इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ है या उससे ज़्यादा है बट लेस देन 100 करोड़ है तो ईयरली रेम्यूनरेशन 84 लाख दे सकते हो। अगर आपकी इफेक्टिव कैपिटल 100 करोड़ बट 250 करोड़ तक है, 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है बट 250 करोड़ है तो 120 लाख तक देख सकते हो। अगर आपकी इफेक्टिव कैपिटल 250 करोड़ या उससे ज़्यादा की है तो 120 लाख तो दे सकते हो, प्लस 0.1% ऑफ द इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़। मतलब अगर मान लो मेरी इफेक्टिव कैपिटल है 500 करोड़ तो मैं कितनी मैक्सिमम रेम्यूनरेशन दे सकता हूँ, 120 लाख तो है ही है, प्लस 250 से जितनी ज़्यादा है ना उसका 0.1%, 0.01%, यानी कि 250 करोड़ से कितनी ज़्यादा है, 250 करोड़ ही है, 0.01%, तो 0.025 लाख तो कितना हो जाएगा, प्लस 120, ये आ जाएगा 120.025 लैक्स। ये समझ में आया कैसे निकाला मैंने? नहीं समझ में आया? देखो वो कह रहा है 0.1% ऑफ द इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़। मतलब अगर मेरी इफेक्टिव कैपिटल 500 करोड़ की है तो 500 करोड़ 250 से कितना ज़्यादा है, 250 करोड़ ही ज़्यादा है, उस 250 करोड़ का 0.01%, 2.5 लाख होगा। अरे 250 करोड़ का 0.01% निकालोगे तो 0.0025 आएगा ना। ढाई लाख के द्वारा, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है, ओके। अच्छा, क्या इस लिमिट को हम बढ़ा सकते हैं? प्रोवाइडेड दैट रेम्यूनरेशन इन एक्सेस ऑफ द अबव लिमिट मे बी पेड इफ रेजोल्यूशन पास बाय द शेयर होल्डर इज अ स्पेशल रेजोल्यूशन। एसआर पास करके, मीटिंग बुलाकर एसआर पास करके आप इस लिमिट को बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, अगर मान लो कोई डायरेक्टर 1 साल से कम पीरियड के लिए रहा है तो उसकी लिमिट जो होगी वो प्रो राटा भी हो जाएगी, प्रो रेट भी हो जाएगी। मतलब कंपनी बनी ही 3 महीने के लिए, ठीक है, तो ये लिमिट और लॉस में चल रही है तो लिमिट आपकी प्रो रेट भी हो जाएगी, 3 महीने के हिसाब से निकल जाएगी। ठीक है, अब इफेक्टिव कैपिटल कैसे निकलेगी? देखो इफेक्टिव कैपिटल में क्या क्या होता है आपके पास। इफेक्टिव कैपिटल में आपके पास पेड अप कैपिटल आएगी, प्रेफरेंस शेयर हो, इक्विटी शेयर वगैरह हो,
कैपिटल रिजर्व आएंगे, रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आएगा, मतलब ये भी आएगा ये भी आएगा, शेयर सस्पेंस नहीं आएगा, ठीक है, कैपिटल रिजर्व आएगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। अब लोन वगैरह का बताओ क्या होगा, लोन वगैरह का, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये सब आएगा या नहीं आएगा, आएगा, डिबेंचर आएगा, पब्लिक डिपॉजिट आएगा, ये नहीं आएगा कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन नहीं आएगा, ठीक है, ट्रेड पेबल भी नहीं आएगा, मतलब शॉर्ट टर्म लायबिलिटी नहीं आएगी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आएंगी, पेड अप कैपिटल, सारे रिजर्व एंड सरप्लस, बस क्या नहीं आएगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आएगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी आएंगी, ठीक है, शॉर्ट टर्म नहीं आएंगी। और लेस क्या होगा, लेस क्या होगा, अगर आपका पीएनएल का डेबिट बैलेंस है तो वो लेस हो जाएगा, और हाँ लॉस, और अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है आपने शेयर और डिबेंचर वगैरह में तो वो आपका लेस हो जाएगा। अगर कंपनी क्या है, नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो उसकी इन्वेस्टमेंट वगैरह क्या हो जाएंगी, लेस हो जाएंगी। लेकिन अगर कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो उस केस में इन्वेस्टमेंट लेस नहीं होगी, नहीं ऐड भी नहीं होगी, हाँ कुछ भी नहीं होगा उसका। जैसे क्वेश्चन करो, इलस्ट्रेशन नंबर 2, कुमार लिमिटेड अ नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी हैज बीन इनकरिंग लॉसेस फॉर पास्ट फ्यू ईयर्स, कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द करंट ईयर। भाई पेड अप कैपिटल है कितनी, 120 लैक्स, पेड अप प्रेफरेंस कैपिटल कितनी है, 20 लैक्स, ये दोनों आ जाएंगे। रिजर्व्स कितने हैं इंक्लूडिंग रीवैल्यूएशन रिजर्व, 10 लाख, 150 लाख, तो 140 आएगा इसमें से। सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन आ जाएगा, डिपॉजिट रीपेबल आफ्टर 1 ईयर आ जाएगा, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट ये नहीं आएगा, एक्यूमुलेटेड लॉसेस नॉट रिटर्न ऑफ ये लेस होगा। इन्वेस्टमेंट, अगर कंपनी नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो इन्वेस्टमेंट आपकी लेस हो जाएगी, 180 आ रही है, ठीक है। अब पढ़ो, आगे पढ़ो। कुमार लिमिटेड हैज ओनली वन होल टाइम डायरेक्टर मिस्टर एक्स, you are required to calculate maximum remuneration that can be paid to him if no special resolution is passed at the general meeting, ठीक है। कितना होगा, आपकी इफेक्टिव कैपिटल कितनी आ रही है, 180 लैक्स। अब लिमिट क्या थी, इफेक्टिव कैपिटल अगर आपकी 5 करोड़ अप टू 5 करोड़ है, लिमिट देखो ना, नेगेटिव है या लेस देन 5 करोड़ है तो रेमुनरेशन कितनी दे सकते हो, 60 लाख दे सकते हो, 60 लाख आएगी बस, प्रॉफिट है ही नहीं, ये तो कैपिटल बेस निकाल रहे हैं ना। ठीक है, अब देखो 198 का प्रॉफिट निकालना सीखो। 198 का प्रॉफिट कैसे निकलेगा आपका, ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें ऐड करोगे सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट, ठीक है, और लेस क्या क्या करोगे, जो भी खर्चे लेस कर दो, एडमिन सेलिंग एक्सपेंस लेस होगा, क्या डायरेक्टर फीस लेस होगी, ये हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी हो जाएगा, ये एमआर नहीं होगा क्योंकि एमआर के लिए तो मैं नेट प्रॉफिट निकाल रहा हूँ तो एमआर थोड़ी ना लेस कर दूंगा मैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन सब्सिडी इनकम है ना, अदर इनकम है ना, अदर इनकम में तो आएगी ना सब्सिडी, वो नहीं लिखा तो हम इसको ऐड कर देंगे, हमें कहाँ पता लगा प्लांट वगैरह के लिए, फिर नहीं लेंगे, फिर तो कैपिटलाइज भी होती है वो। हाँ, डेप्शन ऑन पीपीई, पीपीई का डेप्शन ये क्या होगा, ये लेस होना चाहिए, बट नीचे क्या कह रहा है कि शेड्यूल 2 वाला जो डेप्शन है वो आपका कितना है, इतना, तो आप यही वाला लोगे, कंपनीज एक्ट के हिसाब से डेप्शन इतना है, लेकिन आपने निकाला है इतना, तो ये आपका गलत है, आपको ये वाला लेना है 575। प्रोविजन फॉर टैक्स वगैरह ये नहीं होगा, ट्रांसफर टू रिजर्व भी नहीं होगा, ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व नहीं होगा, तो ये आपका निकल आएगा। तो आप मैक्सिमम रेमुनरेशन कितनी दे सकते हो आप, 11% इसका, सेक्शन 198। रूल क्या मतलब ये नहीं आता, प्रॉफिट भी नहीं आता ना, इसमें आप ये कह सकते हो कि सर सब चीज़ें आएंगी, नेट प्रॉफिट जैसे हम निकालते हैं सारी चीज़ें वो सब कुछ एडजस्ट होगा, लेकिन बस क्या नहीं होगा, मैनेजरियल रेमुनरेशन नहीं होगा, टैक्स नहीं होगा,
और ये ट्रांसपोर्ट रिजर्व वगैरह ये सब तो वैसे भी एप्रोप्रिएशन के आइटम है, ये प्रॉफिट का तो आइटम है ही नहीं, पीएनएल की आइटम है ही नहीं, हमें तो पीएनएल की आइटम चाहिए ना। तो आपका एक तो मैनेजरियल रेम्युनरेशन लेस नहीं होगी, उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, जैसे पीजीबीपी में निकालते हो ना आप लोग कि किसका डिडक्शन मिलेगा किसका नहीं मिलेगा, तो कह रहे हैं एमआर की डिडक्शन नहीं मिलेगी, प्रोविजन फॉर टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलेगी, और डेप्रिसिएशन शेड्यूल 2 वाला मिलेगा, आपने अपने हिसाब से निकालो जो मर्जी हो, शेड्यूल 2 कंपनी एक्ट के हिसाब से जो डिडक्शन है वही मिलेगा आपको। तो वो आपका प्रॉफिट निकलेगा 198 वाला, उसका मैक्सिमम 11% आप रेम्युनरेशन बांट सकते हो। ठीक है, बोलो क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, तो ये एमआर के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है आपका। एक छोटे छोटे क्वेश्चन है एक दो, वो देख लेते हैं। डिस्क्लोजर के ऊपर ये रहे, ये भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे ये देखो, In the financial statement of the financial year 21-22, Alpha Limited has mentioned in the notes to accounts that during financial year 24,000 equity share of 10 रुपये each was fully paid as bonus shares. However, the source from which these bonus were issued have not been disclosed. Is this is a non-disclosure a violation of the Schedule 3 of the Companies Act? पढ़ा है या एकदम से ऐसे बोल दिया हाँ सर है? गलत भाई साहब, शेयर कैपिटल में सिर्फ ये बताना होता है कि हमने कितने बोनस शेयर इशू करे, ये नहीं बताना होता कि बोनस कहाँ से इशू करा है, वो शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑडिट कहाँ से आ गया इसमें? मैं शेड्यूल 3 में डिस्क्लोजर की बात कर रहा हूँ। मैं हम पढ़ क्या रहे हैं, हम शेड्यूल 3 पढ़ रहे हैं ना, तो शेड्यूल 3 के हिसाब से डिस्क्लोजर देना है या नहीं, तो वही तो हम देखेंगे ना। ठीक है, तो शेड्यूल 3 में आपको ये तो बताना होता है कि कितने आपने बोनस शेयर इशू करे हैं, लेकिन कहाँ से करे वो बताने की जरूरत नहीं है। सोर्स नहीं बताना आपको, कितने बोनस शेयर इशू करें वो बताना है। सोर्स बताएंगे ही नहीं, वो तो यार वो तो एंट्री डल जाती है ना उसकी। आपको शेयर कैपिटल में बस इतना फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ता है कि जो हमने शेयर इशू करा है उसमें से कितने बोनस शेयर्स हैं। और ये ध्यान रखना, जब बोनस का चैप्टर करोगे उसमें बैलेंस शीट आएगी तो आपको डिस्क्लोजर देना है इसका, याद है? हाँ, जब बोनस शेयर्स का चैप्टर करते थे तो उसमें कई बार बैलेंस शीट आती थी, तो बैलेंस शीट में जब हम शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर देते थे उसमें ब्रैकेट में बताना पड़ता था कि कितने बोनस शेयर्स हैं। हाँ, नहीं बताओगे तो मार्क्स कट जाएंगे इसके। हाँ ठीक है, तो रूल क्या कहता है? रूल क्या कहता है? वो ये कहता है कि एज पर द पार्ट 1 ऑफ द शेड्यूल 3 कंपनी शुड डिस्क्लोज द नोट्स टू अकाउंट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द बैलेंस शीट डेट द एग्रीगेट नंबर एंड क्लास ऑफ द शेयर्स फुली अलॉटेड एज बोनस शेयर। 5 साल तक बताना है कि आपने कितने बोनस शेयर इशू करे। जब भी आप बोनस शेयर इशू कर रहे हो ना जिस साल में, उसके अगले 5 साल तक आपको बताना है। ठीक है, बट शेड्यूल 3 ये नहीं बोलता आपको कि भाई सोर्स बताओ। ठीक है, तो ये कोई नॉन डिस्क्लोजर जो आपने किया है वो वायलेशन नहीं है। ठीक है, ओके। द मैनेजमेंट ऑफ लॉयल लिमिटेड कंटेंट्स दैट वर्क इन प्रोसेस इज नॉट वैल्यूड सिंस इट इज डिफिकल्ट टू एसरटेन द सेम इन व्यू ऑफ मल्टीपल प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड। वो कह रहे हैं उन्होंने WIP की वैल्यूएशन नहीं करी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई WIP की वैल्यूएशन करना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व है हमारे प्रोडक्ट में। ठीक है, दे ओपाइन दैट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग WIP वुड बी मोर और लेस सेम। तो मैनेजमेंट हैड नॉट सेपरेटली डिस्क्लोज WIP इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कमेंट इन लाइन विद शेड्यूल 3। बताओ, वो कह रहा है कि ओपनिंग और क्लोजिंग WIP मोर और लेस सेम है, तो इसलिए हमने डिस्क्लोजर दिया ही नहीं। तो क्या इनका वॉयलेशन हुआ है या नहीं हुआ? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ WIP, इसका डिस्क्लोजर नहीं दिया। क्या ओपनिंग और क्लोजिंग WIP का डिस्क्लोजर देना पड़ता है? आंसर इज नहीं देना पड़ता, सिर्फ आपको चेंज इन इन्वेंट्री बताना होता है। आपको क्या बताना पड़ता है? चेंज इन इन्वेंट्री। आपको ओपनिंग क्लोजिंग अलग से डिस्क्लोजर नहीं देना पड़ता। ठीक है, तो ओपनिंग क्लोजिंग अगर डिस्क्लोजर नहीं दिया है तो वो वॉयलेशन नहीं है, चेंज बताना पड़ता है। ठीक है, तो शेड्यूल 3 डज नॉट रिक्वायर दैट द अमाउंट ऑफ WIP एट द बिगिनिंग एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड टू बी डिस्क्लोज इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L। ओनली चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ WIP नीड टू बी डिस्क्लोज इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L,
नॉन डिस्क्लोजर ऑफ सच चेंज इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L मे नॉट अमाउंट टू द वायलेशन ऑफ शेड्यूल 3 इफ द डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग WIP आर नॉट मटीरियल। ठीक है, आगे फ्यूचरा लिमिटेड हैड द फॉलोइंग आइटम्स अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। क्या क्या आइटम्स है उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 80 लाख का, कैपिटल रिजर्व 60 लाख का, जनरल रिजर्व 90 लाख का। द कंपनी हैड एक्यूमुलेटेड लॉस ऑफ 250 लाख ऑन द सेम डेट विच इट हैज डिस्क्लोज अंडर द स्टेटमेंट ऑफ P&L एज असेट इन द बैलेंस शीट। कमेंट ऑन द एक्यूरेसी ऑफ दिस ट्रीटमेंट इन लाइन विद शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी। देखो ये तो उसके 3 रिजर्व आ रहे हैं और उसके लॉसेज आ रहे हैं 250 लाख के, तो उसने लॉसेज को क्या करा, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखा दिया। नहीं, बैलेंस शीट तो मैच हो जाएगी, कैसी बात करो, बैलेंस शीट तो मैच हो जाएगी, लेकिन आपको अपने रिजर्व एंड सरप्लस में नेगेटिव फिगर के साथ ही दिखाना पड़ता है। एसेट नहीं होता वो, नहीं, वो रिजर्व एंड सरप्लस के आइटम में वहीं दिखाओगे, भले ही नेगेटिव क्यों ना चली जाए। ठीक है, तो वो कह रहा है कि आपका जो डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट है वो सारे रिजर्व से भी एक्सीड कर गया, तो आपका रिजर्व एंड सरप्लस जो नेट होगा वो नेगेटिव ही चला जाएगा 20 लाख, तो भी आपको नेगेटिव फिगर के साथ ही बैलेंस शीट में दिखाना। ठीक है, Sumedha Limited took a loan from bank for ₹10 lakh to be settled within 5 years in 10 equal half yearly installments with interest. ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ड्यू ऑन 30 सितंबर 2021 ऑफ ₹1 लाख। डिटरमाइन हाउ द लोन विल बी क्लासिफाइड इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सुमेधा लिमिटेड ऑन 31 मार्च 21 अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल 3। बताओ कैसे बताओगे? वो कह रहे 10 लाख का लोन है, ये आपको 10 इंस्टॉलमेंट में देना है और हर एक इंस्टॉलमेंट आपकी 1-1 लाख की है और हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, यानी कि एक साल में 2 इंस्टॉलमेंट आप पे करोगे। तो शेड्यूल 3 कहता है कि जो भी लोन आपका बैलेंस शीट डेट के 12 मंथ्स के अंदर अंदर रीपे हो जाएगा, जो भी लोन आपका बैलेंस शीट के 12 मंथ्स के अंदर अंदर रीपे हो जाएगा, उसे आप शॉर्ट टर्म बोरिंग में क्लासिफाई करोगे और बाकी सारा लोन आपका लॉन्ग टर्म नेचर का रहेगा। बैलेंस शीट डेट के 12 मंथ्स के अंदर अंदर जितनी भी आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी पेएबल है उसे आप शॉर्ट टर्म बोरिंग में दिखाओगे, बाकी सब लॉन्ग टर्म में जाएगा। अभी 10 लाख का लोन है, 2 इंस्टॉलमेंट है, यानी कि 2 लाख रुपए आपका विद इन 12 मंथ्स पेएबल है, तो 2 लाख शॉर्ट टर्म जाएगा और 8 लाख आपका लॉन्ग टर्म जाएगा। ये आपको बताना पड़ता है। इन द गिवन केस इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन 30 सितंबर 21 एंड 31 मार्च 22 विद इन 12 मंथ्स विल बी शोन अंडर द हेड शॉर्ट टर्म बोरिंग एज करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स के नाम से। ठीक है, ये अमेंडमेंट भी आ चुकी है इसके ऊपर। देयरफॉर इन द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 21 8 लाख रुपए जो हैं वो आप लॉन्ग टर्म में दिखाओगे और 2 लाख रुपए 2 इंस्टॉलमेंट के वो आप शॉर्ट टर्म बोरिंग में दिखाओगे। क्लियर है यहां तक? ठीक है, एमआर हो गया, डिस्क्लोजर्स हो गया। अब एक बार इसका आप फॉर्मेट देख लेते हैं। देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रहेगा। शेड्यूल 3 पार्ट 1 बैलेंस शीट, नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट एज ऑन, रुपीज़ इन, जो भी आप लाख करोड़ थाउजेंड जो भी दिखा रहे हो वो आ जाएगा आपका। ठीक है, देखो आपके एग्जाम के लिए तो यही कॉलम रेलिवेंट है क्योंकि आपके में प्रीवियस ईयर की फिगर होती नहीं है, बट वैसे प्रीवियस ईयर की भी दिखाते हैं हम कंपेरेटिव फॉर्म में। तो आपके लिए क्या रेलिवेंट है? फिगर एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है, कैसे दिखाओगे? सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, फिर आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में 3 आइटम होती है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ज़्यादातर ये एग्जाम में होती नहीं है, होती भी नहीं है। अच्छा, जो आइटम नहीं है उसको छोड़ सकते हो आप, जरूरी नहीं है वो लिखनी है आपको, वो स्किप कर सकते हो। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट कभी हो भी सकती है, कभी नहीं भी हो सकती। इसका मतलब क्या होता है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, हाँ, कि एप्लीकेशन मनी, पहले एप्लीकेशन मनी कलेक्ट करती है कंपनी, तो एप्लीकेशन मनी कलेक्ट हो गया लेकिन उसके बदले में शेयर इशू नहीं करे कंपनी, अलॉट नहीं करे बेसिकली। ठीक है, फिर नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आएगा? उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी है, इसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग आ गया आपका, डेफर टैक्स लायबिलिटी आ गया आपका,
अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आ गया और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आ गया। ये AS 22 का पॉइंट है, ये आपके कोर्स में अभी नहीं है तो आप छोड़ सकते हो। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आएगा आपके पास? शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल्स, उसके बाद ट्रेड पेबल को डिस्क्लोज करना पड़ता है कि MSME से कितने हैं और अदर देन MSME से कितने हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए इतना रिलेवेंट नहीं है। अदर करंट लाइबिलिटीज और आपके शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये आ जाएगा किसमें? MSME। अदर करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आएगा? अदर करंट लाइबिलिटी में जैसे कॉल्स इन एडवांस आ सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ सकते हैं, एडवांस इनकम रिसीव्ड आ सकती है आपकी। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स आ सकता है, ये सब चीज़ें। जो लोन रीपेबल है शॉर्ट टर्म नेचर का, वो शॉर्ट टर्म बोरिंग में आएगा। ठीक है, एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स में आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इनटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल WIP और इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। PPE में सारे टेंजिबल एसेट्स आ जाएगा। इनटेंजिबल में आपके गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क वगैरह आ जाएगा। कैपिटल WIP मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन मेरी कोई बिल्डिंग है, AS 16 याद है, क्वालिफाइंग एसेट, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है तो उसमें जितना भी एक्सपेंडिचर आप कर चुके वो आ जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही अगर मेरा इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट है, कोई सॉफ्टवेयर बन रहा है, बड़ा सॉफ्टवेयर है, बनने में टाइम लग रहा है, ठीक है, तो वो अगर अभी अंडर प्रोसेस है तो वो आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, फिर आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे AS 13, जो हमने जिसकी इंटेंशन क्या है, हम उसे 12 महीने से ऊपर रखेंगे, लॉन्ग टर्म नेचर की। डेफर्ड टैक्स एसेट AS 22 वाला पॉइंट। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अगर आपने किसी को लोन एडवांसेस दिए हैं जो लॉन्ग टर्म नेचर के है वो आ जाएगा। जैसे मैंने किसी को सिक्योरिटी डिपॉजिट दी है, जैसे मैंने इस लैंडलॉर्ड को सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रखी है और लंबे समय के लिए दे रखी है, 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो वो आ जाएगा इसमें। ठीक है, और अदर नॉन करंट एसेट्स, इसके अलावा कोई भी नॉन करंट नेचर का सेट है तो वो आ जाएगा आपके। करंट एसेट्स में क्या आएगा आपके पास? करंट इन्वेस्टमेंट्स AS 13, इंटेंशन टू बी सोल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। इन्वेंट्रीज आ जाएंगी AS 2 वाली। इन्वेंट्री चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे WIP हो, चाहे फिनिश गुड्स हो, तीनों आएंगी। ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएंगे, डेटर्स हो गए, BR वगैरह हो गए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स इन हैंड, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सब आ जाएगा इसमें। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, मैंने किसी को लोन एडवांसेस दिया है, शॉर्ट टर्म नेचर का है, विद इन 12 मंथ्स के अंदर अंदर है। हाँ जी, डिपेंड करता है, लंबे समय के लिए तो लॉन्ग टर्म में आ जाएगा, छोटे समय के लिए तो शॉर्ट टर्म में आ जाएगा। और बाकी अदर करंट एसेट जैसे आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह हो गया वो आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया बैलेंस शीट का फॉर्मेट। अब आता है PL। लो जी, PL पार्ट 2 होता है आपका स्टेटमेंट ऑफ PL। नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम हो गया, P&L अकाउंट हो गया, रुपीज इन जो भी आपका। ठीक है, इसमें पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, फिगर्स इन द करंट रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा आपका? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट सेल्स आती है इसमें, ध्यान रखना, सेल्स लेस सेल रिटर्न वो आएंगी इसमें। ठीक है, अदर इनकम, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, रॉयल्टी इनकम वगैरह वगैरह जो भी सब आ जाएंगी इसमें। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स वगैरह सब आ जाएगा इसमें। ठीक है, बैड डेट रिकवर्ड भी आ जाएगा, अदर इनकम सब आ जाएंगी। फिर टोटल इनकम आएगा, ध्यान रखें, टोटल इनकम आएगा नाम, रेवेन्यू नहीं आएगा, इनकम आएगा। चेंज हो गया है भी, पहले यहाँ रेवेन्यू लिखा जाता था, अब इनकम हो गया। ठीक है, एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये कैसे निकलेगा आपका? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस, नहीं इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस किस बात की, लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये रॉ मटेरियल की बात हो रही है ना। ठीक है, उसके बाद परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, अगर मैं फिनिश गुड्स बने बनाए बेचता हूँ, ट्रेडर हूँ मैं,
तो आ जाएगा यहाँ पर। चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स या चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ WIP या चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अच्छा, रॉ मटेरियल का चेंज इन इन्वेंट्री क्यों नहीं लिखा मैंने यहाँ पर? यस, गुड कि सर वो हाथ हो गए यहाँ पर, ये और ये। इससे मुझे पता लग रहा है कि ये जो चेंज इन इन्वेंट्री है वो कैसे निकलेगा हमेशा, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान रखना, बच्चे गलती कर देते हैं इसमें, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर देते हैं, जबकि ये ओपनिंग माइनस क्लोजिंग है चेंज। हाँ, अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होगा तो नेगेटिव फिगर आएगी, तो नेगेटिव फिगर से ही दिखाना पड़ेगा। इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, इंप्लॉय रिलेटेड खर्चे सारे। फाइनेंस कॉस्ट, इसमें इंटरेस्ट वगैरह के खर्चे आ जाएंगे सारे। डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, पीपी पे डेप्शन। डिविडेंड पेड आएगा नहीं इसमें, डिविडेंड पेड तो आपका एप्रोप्रिएशन आइटम है, सरप्लस में से लेस होगा। रिजर्व एंड सरप्लस सरप्लस में से लेस होगा ना, पीएल में आएगा ही नहीं। फिर आपके ज़्यादातर जो बड़ा हेड बनेगा ना वो आपका बनेगा अदर एक्सपेंस, क्योंकि सारे खर्चे मोस्टली अदर एक्सपेंस में आ जाएंगे आपके। हाँ, टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। फिर आपको इनकम माइनस एक्सपेंस करना है तो आपका क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। ये ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना आपको। फिर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी जैसे इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है तो उसको आप प्लस माइनस कर देना। रिजर्व में वो सब सरप्लस में से माइनस होगा। यार ये सब ट्रांसफर वगैरह जो है वो पीएल का पार्ट थोड़ी ना है, ये तो एप्रोप्रिएशन है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन होती है, ठीक है। क्योंकि वो तो तब होगा ना जब प्रॉफिट तुमने कमाया है, तो प्रॉफिट पहले निकालोगे उसके बाद ही तो एप्रोप्रिएट करोगे उसे, ठीक है। बिफोर टैक्स आ जाएगा, उसके बाद आपका टैक्स, फिर आपका टैक्स एक्सपेंस होगा करंट और डेफर्ड। देखो डेफर्ड तो नहीं पूछेगा आपके केस में क्योंकि आपको पढ़ाया ही नहीं अभी, लेकिन करंट पूछेगा, ठीक है। बस इतना ही आपको याद रखना है। इसके आगे आपके लिए रेलेवेंट नहीं है क्योंकि इसके लिए आपके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 वगैरह पढ़ानी है अभी, वो पढ़ोगे तो काम आएगा। ये आपका पीएल है, ठीक है। तो ये आपके फॉर्मेट हो गए दोनों, बैलेंस शीट का भी पीएल का भी। तो देखो फॉर्मेट का खेल है, चैप्टर में कुछ भी नहीं है, फॉर्मेट का खेल है। आपको फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, दोनों का ही फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, प्रैक्टिस से याद होता है, कोई भी तरीका नहीं है। तुम अपनी बनाना चाहो बना सकते हो, ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है इसका। देखो क्वेश्चन के लिए पहले पूरा फॉर्मेट बना लेना, पूरी बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेना, पीएल है तो पीएल का फॉर्मेट बना लेना, पूरे हेड वाइज आप सारी चीज़ें लिख लेना। फिर एक एक आइटम उठाओ और देखो उसके नोट को भरते चले जाओ। जैसे सबसे पहले आपने बैलेंस शीट है लेट से, तो शेयर कैपिटल है तो शेयर कैपिटल रिलेटेड सारी आइटम उठा ली और उसको भरना शुरू किया, शेयर कैपिटल का अमाउंट निकाल दिया। फिर रिजर्व एंड सरप्लस की आइटम उठाई। देखो इसमें ना ज़्यादा एडजस्टमेंट भी नहीं पूछेगा वो आपको क्वेश्चन में, वो सीधा सीधा ही क्वेश्चन देता है और बोलेगा कि फॉर्मेट में डाल के दे दो। और थोड़ा सा आपको फॉर्मेट है और थोड़ा सा टाइम लगता है, प्रैक्टिस चाहिए होती है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को एडवाइस नहीं करूँगा छोड़ने की। अगर क्वेश्चन आपको आता है, मैक्सिमम आता है, करके आना। टाइम के ऊपर है बस, थोड़ा सा छोड़ देना ना यार, और लास्ट में करना है, पॉइंट सही कह रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन को करना लास्ट में, पहले बाकी पेपर निपटा देना। नहीं कुछ नहीं छोड़ना, छोड़ ही देना उसे बिल्कुल। नहीं सिंगल एंट्री तो पहले ही कर लेना, ठीक है। तो ये चैप्टर आप सबसे एंड में करना, ठीक है। तो आपके पास देखो एक चैप्टर छोड़ने की चॉइस है, जो भी आपको मुश्किल लगता है। ज़्यादातर बच्चा या तो इसमें दिक्कत करता है या ब्रांच में दिक्कत करता है, तो जो भी चैप्टर आपको ट्रिकी लगता है उसको आप अवॉइड कर सकते हो। अवॉइड का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल पढ़ के नहीं जा रहे, इतना ओवरव्यू लेके जाओगे, अगर मजबूरी में करना पड़ा तो तुम कर दोगे, बिल्कुल स्किप मत करके जाना, वो फिर रिस्की हो जाएगा मामला। एक साथ तो आएगा नहीं, खैर अलग अलग ही आएगा। अगर एक साथ ही आ गए फिर तो सही है तुम्हारे लिए, तो छोड़ ही देना फिर। लेकिन इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं करेगा ना, वो ब्रांच के साथ कोई आसान चैप्टर दे देगा, इसके साथ कोई और आसान चैप्टर दे देगा। ठीक है, तो वो आप देख लेना, जैसा भी होगा तो आपके पास चॉइस होगी, एक चैप्टर वो आप
छोड़ सकते हो। अरे एक क्वेश्चन पूरा ही तो छोड़ोगे भाई, कैसे कर रहे हो बात? एक क्वेश्चन तो पूरा ही छोड़ना पड़ेगा ना। देखो सुनो मेरी बात, आपको जैसे दो क्वेश्चन है, जैसे आपको मान लो इन दोनों चैप्टर में लगता है कि भाई ये दिक्कत वाले एरिया हैं, ब्रांच और फाइनल अकाउंट्स, ये दोनों क्वेश्चन को सबसे एंड में ले जाओ, पहले बाकी पेपर निपटा दो पहले, ठीक है, सारा पेपर खत्म कर दो, उसके बाद एक दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कर देना, फिर दोनों क्वेश्चन को एनालाइज कर लो, फिर देखो कि आप कौन से क्वेश्चन में ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद दूसरा पार्ट भी है ना। मान लो आपको फाइनल अकाउंट के साथ जो दूसरा पार्ट है ना वो अच्छे से आता है, पूरा आपको 100% श्योर है कि ये तो मेरा ठीक ही होगा, लेकिन ब्रांच के साथ दूसरा पार्ट है वो आता है, लेकिन आपको कई बार डर है कि भाई गलत ना हो जाए, तो फिर आप फाइनल अकाउंट्स के साथ ये वाला करके आ जाना, और फिर फाइनल अकाउंट छोड़ोगे तो हो नहीं, उसको भी जितना आता होगा उतना करके आना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको इतना आना चाहिए चैप्टर कि भाई अगर आपको अटेम्प्ट करना पड़े तो आप कर दो। हाँ सेकंड पार्ट तो करना ही है पहले। जैसे मान लो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका ए पार्ट है फाइनल अकाउंट्स और बी पार्ट है लेट्स से सिंगल एंट्री, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का ए पार्ट है आपका लेट्स से ब्रांच और बी पार्ट है आपका डिपार्टमेंट, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। अब आपने पहले सारा पेपर कर लिया, 1 भी कर लिया, 2 भी कर लिया, 3 भी कर लिया, 6 कर लिया, ये पेपर हो गया आपका 80 मार्क्स का पेपर आपका डन है। 80 में से आपकी श्योरिटी मिल गई कि भाई 80 में से 65 to 70 मार्क्स कहीं नहीं गए मेरे, 65 से 70 नंबर मेरे कहीं नहीं गए, तो ये तो आपका एक कवर हो गया। 60 भी पकड़ लो आप, तो 80 में से 90 भी पकड़ लो, तुम्हारा क्या है, ठीक है। तो 80 में से तुमने बोला कि 65, 70 या 60 पकड़ लो कि 60 मेरे नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। अभी भी एक क्वेश्चन बचा आपके पास, ठीक है। अब इन दोनों में से आप चूज करो कि मेरा कौन सा क्वेश्चन पूरा ठीक हो सकता है। आपने देखा कि भाई सिंगल एंट्री है, आता है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन करा हुआ है, आता है, हो जाएगा। डिपार्टमेंट अकाउंट है, करा हुआ है, हो जाएगा। लेकिन आपको डर लग रहा है कि सिंगल एंट्री में ना बैलेंस शीट मैच करने का चक्कर है, गलत होने का चक्कर है, बहुत सारे अकाउंट्स बनाने हैं तो टाइम भी लग सकता है। लेकिन डिपार्टमेंट उधर आपको अच्छे से आता है, और प्लस मार्क्स भी देखोगे, मार्क्स भी देखोगे कि सिंगल एंट्री भी 10 नंबर का है और डिपार्टमेंट भी 10 नंबर का है। भाई अगर मान लो डिपार्टमेंट 8 का ही है और ब्रांच 12 का है, तो ऑब्वियसली आप ये सिंगल एंट्री पहले प्रेफरेंस दोगे। अरे तो नंबर तो 8 ही मिलेंगे। हाँ अगर तुम्हें ब्रांच आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मैं मान के चल रहा हूँ कि दोनों में दिक्कत है, तुम्हें फाइनल अकाउंट्स में भी दिक्कत है, ब्रांच में भी दिक्कत है। अब कह रहा हूँ, अब आप देखोगे कि मान लो नंबर बराबर नहीं है, फिर तो ऑब्वियसली सिंगल एंट्री को तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा नंबर है, आपको आता भी है वो। लेकिन अगर दोनों ही मार्क्स बराबर है और आपको लगता है सिंगल एंट्री टाइम ले लेगा, गलत होने के चांस भी हो सकते हैं, तो भैया डिपार्टमेंट करके आऊँगा मैं। डिपार्टमेंट मैंने कर लिया तो ब्रांच में इतना जरूर पढ़ के गया हूँगा कि मेरे को अटेम्प्ट करना होगा तो मैं अटेम्प्ट कर लूँगा। सुनो, और अगर मान लो भाई आपको इसी में दिक्कत लग रही है, सिंगल एंट्री कर लिया तो फाइनल अकाउंट्स भी इतना करके जाना पड़ेगा कि आप अटेम्प्ट कर लो, तो डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। कई बार क्या होता है फाइनल अकाउंट्स अकेला ही 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। हाँ तो 20 नंबर का अगर मान लो फाइनल अकाउंट्स आ गया, ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि भाई आपको छोड़ना ही छोड़ना है, हो सकता है आपको वो क्वेश्चन आता हो भी जाए, बीच में से आपको लग रहा है कि 20 में से मैं 12, 13, 14, 15 नंबर तो ले ही आऊँगा, तो कर दो उसे, स्टेप वाइज मार्क्स मिल देंगे आपको। क्योंकि दूसरा कोई और क्वेश्चन जो आपको लग रहा है दिक्कत वाला तो उसको छोड़ देना। तो ये आपको स्ट्रेटेजी लगा के चलनी पड़ेगी, ठीक। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, चलो अब इतना ही रखते हैं। अब मैं एक काम करूंगा, अब इसके क्वेश्चंस हैं, देखो फाइनल अकाउंट के मैं क्लास में क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा अभी तुम्हें, क्योंकि इसके क्वेश्चन में टाइम लगेगा। चलो कोई भी एक क्वेश्चन आप एक काम करना, कल निकाल के रखना,
जो आपका लगता हो कि सर ये क्वेश्चन करा दो, वो एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं एक क्लास में एक ही क्वेश्चन करा पाऊंगा तो टाइम वेस्ट करने वाली बात है, टाइम लगेगा ना, मैं यहाँ डिस्कस भी करूँगा। तो आप 1 या 2 क्वेश्चन निकाल के रखना जो मैं कल करवाऊंगा आपको, प्लस डिपार्टमेंट। 2 घंटे की तो हुई, ठीक है। तो इस तरीके से आप करके रखना, ठीक है। चलो फिर तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।